स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। अभी तक हमने विटेकर के 5 में से 3 किंगडम्स के बारे में डिस्कस किया है, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई किंगडम। तो चलो प्लांटी और एनिमेलिया के बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स कॉमनली कॉल्ड प्लांट्स। तो प्लांटी किंगडम के मेंबर्स को हम प्लांट बोलते हैं और इसीलिए इसको हम जनरली प्लांट किंगडम भी बोल देते हैं। A few members are partially heterotrophic, such as the insectivorous plants और parasites। अब चाहे किंगडम कोई सा भी हो, लेकिन अलग अलग तरह की एडेप्टेशंस और मॉडिफिकेशंस तो हमें हर जगह हर टेक्सोनॉमिक ग्रुप में मिलती हैं। और उसी तरह से प्लांट्स में भी हम देखते हैं कि वैसे फंडामेंटली तो प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करते हैं, लेकिन प्लांट्स में भी कुछ ऐसे हैं जो पार्शियली हेट्रोट्रॉपिक हो गए, जैसे कि हमारे पास पिचर प्लांट और वीनस फ्लाईट्रैप जैसे जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं। असल में ये फोटोसिंथेसिस तो करते हैं, इनको न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पे डिपेंड नहीं करना पड़ता, लेकिन कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि जिस सॉइल में ये ग्रो कर रहे हैं उसमें से ऑब्टेन नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए इंसेक्ट्स को खा लेते हैं। उसी तरह कई सारे ऐसे भी हैं जो पैरासाइट बन चुके हैं, बिकॉज पैरासिटिज्म एक बहुत ही बढ़िया इंटरेक्शन होती है जहाँ पर आपको फ्री का रहने खाने के लिए मिलता है। तो कुछ प्लांट्स भी इसी तरह की इंटरेक्शन शो कर रहे हैं। Bladderwort and Venus flytrap are example of insectivorous plants, and Cuscuta is a parasitic plant. The plant cells have a eukaryotic structure with prominent chloroplast and cell wall mainly made of cellulose. We will study the eukaryotic cell structure in detail, and plants including algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms वो plant kingdom वाले chapter में हम अलग से पढ़ लेते हैं। Life cycle of plants has two distinct phases, the diploid sporophytic and the haploid gametophytic that alternate with each other। तो प्लांट की लाइफ साइकिल अगर आप देखोगे, 2 फेज आपको उसके अंदर नजर आएंगे। एक तो स्पोर बनाने वाला, स्पोर प्रोड्यूस करने वाला डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, और दूसरी तरफ गेमीट्स बनाने वाला हेप्लॉइड गेमीटोफाइट। The length of the haploid and diploid phases and whether these phases are free living or dependent vary among different groups in plants. This phenomena is called alternation of generation। तो ये जो गेमीटोफाइट और स्पोरोफाइट इन दोनों के बीच में प्लांट की लाइफ साइकिल में चेंजेस आ रहे हैं, इसको हम ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, और प्लांट किंगडम चैप्टर के अंदर इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये तो बात हो गई प्लांट किंगडम की। चलो ब्रीफली एनिमेलिया के बारे में यानी एनिमल किंगडम के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। This kingdom is characterized by heterotrophic eukaryotic organisms that are multicellular and their cells lack cell walls। Cell wall इनके पास नहीं होती है, एनिमल्स के पास में नहीं होती है। ये multicellular heterotrophic organisms हैं। They directly और indirectly depend on plants for food। हो सकता है कि वो डायरेक्टली प्लांट को खा लें, हो सकता है वो किसी दूसरे एनिमल को खा लें जिसने प्लांट को खाया हो, लेकिन कुल मिला के होंगे ये हेट्रोट्रॉपिक ही। अब चाहे हेट्रोट्रॉपिक के अंदर इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कुछ भी हो, लेकिन एनिमल्स का हम यही देखते हैं कि ये डिपेंडेंट ही रहते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। They digest their food in an internal cavity and store food reserves as glycogen or fat। Their mode of nutrition is holozoic, that is they ingest their food। They follow a definite growth pattern and grow into adults that have definite shape and size। Higher forms show elaborate sensory and neuromotor mechanisms। Most of them are capable of locomotion। तो एनिमल्स में और प्लांट्स में कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस ये हैं कि प्लांट की अगर आप लाइफ साइकिल देखोगे तो उसकी ग्रोथ इंडेफिनिट होती है, चलती रहती है जब तक प्लांट जीवित है, लेकिन एनिमल्स के केस में एक पर्टिकुलर पीरियड होता है ग्रोथ का। उसके बाद जब एनिमल पूरा अडल्ट हो जाता है, फुल्ली ग्रोन हो जाता है, फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है, फिर उसका साइज नहीं बढ़ता है। उसी तरह से ज़्यादातर एनिमल्स में हम देखेंगे कि ये लोकोमोशन शो कर सकते हैं, मोटाइल होते हैं, जबकि प्लांट्स में ज़्यादातर ऐसी कंडीशन नहीं होती। सबसे बड़ा डिफरेंस जो हमारे सामने आता है वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन का ही है कि हमारे प्लांट्स एक बिल्कुल ही ऑटोट्रॉपिक ग्रुप है जो दूसरों पे डिपेंड नहीं करते हैं, बल्कि इन प्लांट्स के ऊपर ही हमारी पूरी फूड चेन आधारित है। सब लोग इन्हीं पे डिपेंड कर रहे हैं अपने खाने के लिए, जबकि एनिमल्स पूरी तरह से एक हेटेरोट्रॉपिक ग्रुप है, इनमें से कोई भी अपना खाना खुद नहीं बना पाएगा। एक मेन डिफरेंस सेल वॉल का भी हमारे पास आ जाता है। प्लांट के सेल के ऊपर सेल वॉल होगी और एनिमल सेल के पास आउटर मोस्ट होगी उसकी सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल इसके पास में नहीं होती है। अब जरा डिस्कस कर लेते हैं वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स और लाइकन्स के बारे में, क्योंकि ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन इसमें से कुछ ऐसे हैं जो असल में लिविंग नहीं है। क्योंकि जब भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं हम क्या बोलते हैं कि ये सेल का बना हुआ होगा। क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। जिसका शरीर सेल का बना हुआ है वो ही लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हो गया लाइफ का। लेकिन वायरसेस, वायरॉइड्स और प्रियॉन्स में हम देखेंगे कि इसके पास अपना सेल ही नहीं है, तो क्या इसको आप लिविंग कह सकते हो? In the 5 kingdom classification of Whittaker, there is no mention of lichens and some acellular organisms like viruses, viroids and prions। These are briefly introduced here। All of us who have suffered the ill effects of common cold or flu know what effects virus can have on us, even if we do not associate it with our condition।
Viruses did not find a place in the classification since they are not considered truly living. अब हमारे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में तो हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रखा हुआ है ना, लेकिन वायरस लिविंग कैसे हुआ? इसके पास तो अपना सेल ही नहीं है. If we understand living as those organisms that have a cell structure, the viruses are non-cellular particles. They are non-cellular organisms that are characterized by having inert crystalline structure outside the living cell. Living cell के अंदर जब तक ये नहीं घुस जाते हैं, जब तक ये होस्ट के सेल को एंटर नहीं कर जाते, तब तक एक नॉन लिविंग थिंग की तरह ये होते हैं. क्रिस्टलाइन इनका स्ट्रक्चर होता है. होस्ट के सेल में जाने के बाद तब ये कुछ एक्टिविटी कर सकता है, क्योंकि उसके पास कुछ करने के लिए अपना सेल ही नहीं है. सेल होगा, ऑर्गेनेल्स होंगे, तभी तो कुछ काम करेगा. तो होस्ट सेल की मशीनरी को टेक ओवर करने के बाद ही वायरस एक लिविंग थिंग की तरह फंक्शन कर पाता है. तो आप कह सकते हो कि ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट है. यहां पर once they infect a cell, they take over the machinery of the host cell to replicate themselves, killing the host. So viruses को आप लिविंग या नॉन लिविंग दोनों में से कुछ भी पूरी तरह से नहीं कह सकते. आप कह सकते हो कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक की तरह ये है. वायरस मीन्स वेनम और पॉइजनस फ्लूइड. Dmitry Ivanovsky 1892 में he recognized certain microbes as causal organism of the mosaic disease of tobacco. तो सबसे पहले वायरसेस को हमने कहाँ पर पाया? हमने देखा था कि हमारे टबेको प्लांट्स को कोई ना कोई पैरासाइट है, कोई ऐसा माइक्रोब है जो खराब कर रहा है, उसमें मोजेक डिजीज कॉज कर रहा है. लेकिन ना तो वो बैक्टीरिया है ना फंगस है. तो अब हमें ये पहचानने में बड़ी दिक्कत हो रही थी कि आखिर ये है कौन जो साइज में इन दोनों से ही बहुत छोटा है और डिजीज कॉज कर रहा है, हैवी लॉसेस कॉज कर रहा है हमारी टबेको की फसल में. These were found to be smaller than bacteria because they passed through bacteria-proof filters. M.W. Beijernek in 1898 demonstrated that the extract of infected plants of tobacco could cause infection in healthy plants. तो अगर infected plants का extract लिया जाए और healthy plants को इससे expose करें तो healthy plants को भी यही disease हो जाती है. And the new pathogen was named virus and the fluid was called Contagium vivium fluidum यानी infectious living fluid. W.M. Stanley in 1935 showed that viruses could be crystallized and crystals consist largely of proteins. तो जिस तरह से एक नॉन लिविंग कोई भी केमिकल कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर होता है, उसी तरह से वायरसेस को भी क्रिस्टलाइज किया जा सकता था. ये स्टैनली ने हमको दिखाया. दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल एंड वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स यानी पैरासाइट के अलावा उसको कुछ और करना ही नहीं आता है. पैरासिटिज्म के अलावा वो कुछ कर ही नहीं सकता. जब तक होस्ट सेल में नहीं घुस जाता तब तक उसके बस की कुछ भी नहीं है, इसीलिए उसको ऑब्लिगेट पैरासाइट बोल रहा है. In addition to proteins, viruses also contain genetic material that could be either RNA और DNA. तो RNA और DNA दोनों तरह के जेनेटिक मटेरियल पोजेस करने वाले वायरसेस होते हैं और इसको कवर कर रखा होता है प्रोटीन के एक कोट ने. तो दो ही चीजें बस वायरस के पास, उसका जेनेटिक मटेरियल जो प्रोटीन कोट से ढका हुआ है. No virus contains both RNA and DNA. A virus is a nucleoprotein and the genetic material is infectious. In general, viruses that infect plants have single-stranded RNA and viruses that infect animals can have single or double-stranded RNA या फिर double-stranded DNA होगा उनके पास में. Bacterial viruses or bacteriophages यानी viruses that infect bacteria do usually have double-stranded DNA. The protein coat called capsid made up of small subunits called capsomeres. जो प्रोटीन कोट है जो इसके जेनेटिक मटेरियल को सराउंड कर रहा है, इसको हम कैप्सिड बोलते हैं. और कैप्सोमेयर नाम के छोटे छोटे यूनिट्स के आपस में जुड़ने से ये कैप्सिड जो है बना हुआ होता है. प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड. These capsomeres are arranged in a helical or polyhedral geometric form. Viruses cause diseases like mumps, smallpox, herpes, and influenza. AIDS in humans is also caused by a virus. Acquired immunodeficiency syndrome बहुत ज़्यादा lethal disease है, क्योर हमारे पास अभी तक इसका नहीं है और ये भी वायरस की वजह से ही होती है. HIV नाम का हमारे पास वायरस है, ह्यूमन immunodeficiency virus. In plants, the symptoms can be mosaic formation, leaf rolling and curling, yellowing, vein clearing, dwarfing and stunted growth. तो इस तरह के इफेक्ट्स प्लांट्स में भी वायरसेस क्रिएट कर सकते हैं. अच्छा, वायरस के भी एक कदम आगे हमारे पास होते हैं वायरॉइड्स. इन 1971 टीओ डाइनर डिस्कवर्ड अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरस. वायरस से भी छोटा था. अब सोचो वायरस के पास में है ही क्या. हमारे पास तो हमारे सेल में इतने सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, हमारे पास हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, न्यूक्लियस के अंदर बंद होता है. वायरस के पास क्या है? खाली कुछ जेनेटिक मटेरियल जिसके ऊपर प्रोटीन का एक कोट चढ़ा हुआ है. लेकिन एक ऐसा इन्फेक्शियस एजेंट मिला 1971 में जो साइज में वायरस से भी छोटा था एंड इट कॉज्ड पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज. इट वाज फाउंड टू बी अ फ्री आरएनए. इसका जेनेटिक मटेरियल जो था केवल वही इस इन्फेक्शियस एजेंट के पास था और उसको सराउंड करने के लिए कोई कैप्सिड भी नहीं था, कोई प्रोटीन कोट तक नहीं था. इट लैक्ड द प्रोटीन कोट दैट इज फाउंड इन वायरसेस, इसीलिए उसका नाम वायरॉइड रख दिया.
द आरएनए ऑफ द वायरॉइड हैज़ लो मोलिकुलर वेट, तो आरएनए भी छोटा सा ही होता है, उसको सराउंड करने वाला प्रोटीन कोट भी नहीं है। तो एक ऐसा इन्फेक्शियस एजेंट हमें मिला जो वायरस से भी एक कदम आगे निकला। वायरस तो बहुत छोटा था ही, उसके पास तो सेलुलर स्ट्रक्चर था ही नहीं, उसके पास खाली जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन कोट से सराउंडेड था। और वायरॉइड के पास तो खाली जेनेटिक मटेरियल ही है, इट इज़ ओनली फ्री आरएनए, और इस आरएनए को सराउंड करने वाला प्रोटीन कोट भी यहाँ पर गायब था। क्या कॉज कर रहा है? वायरॉइड्स को एसोसिएट करेंगे पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज के साथ में। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं प्रायॉन्स। In modern medicine, certain infectious neurological diseases were found to be transmitted by an agent consisting of abnormally folded protein. कुछ ऐसा भी infectious agent है जो diseases cause कर सकते हैं हमारे शरीर में, जो कि सिर्फ प्रोटीन के ही बने हुए हैं, उनके पास जेनेटिक मटेरियल है ही नहीं। The agent was similar in size to viruses. These agents were called the prions. The most notable disease caused by prions are bovine spongiform encephalopathy, जिसको हम commonly mad cow disease भी बोलते हैं, कैटल में होती है ये, and its analogous variant द जेकब डिजीज इन ह्यूमंस। तो इस तरह की डिजीजेस कॉज करने वाले जो एजेंट्स हैं, इन दोनों डिजीजेस के साथ हम एसोसिएट करेंगे प्रियॉन को, जिसके पास जेनेटिक मटेरियल है ही नहीं, केवल अपने प्रोटीन की मदद से ही इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। इसके बाद हमारे पास लाइकन्स आ जाते हैं। लाइकन्स आर अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन, यानी असल में ये कोई एक ऑर्गेनिज्म नहीं बल्कि दो ऑर्गेनिजम्स के आपस में क्लोज एसोसिएशन में रहने से बना हुआ एक एंटिटी है। दैट इज दे आर म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशंस बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। जब एक एल्गा और एक फंगस आपस में मिलकर रहते हैं, इसको हम लाइकन बोलते हैं। द एल्गल कंपोनेंट इज नोन एज फाइकोबियॉन्ट एंड द फंगल कंपोनेंट इज नोन एज माइकोबियॉन्ट। तो लाइकन का जो एल्गी वाला पार्ट है फाइकोबियॉन्ट कहलाता है और फंगल कंपोनेंट माइकोबियॉन्ट कहलाता है, विच आर ऑटोट्रोपिक एंड हेट्रोट्रोपिक रिस्पेक्टिवली। ये तो हम जानते ही हैं। अब एल्गी क्या है? एल्गी प्लांट किंगडम का मेंबर है, तो ये तो हमारा ऑटोट्रोपिक होगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, जबकि फंगस कभी भी ऑटोट्रोपिक नहीं होते, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। तो ये हेट्रोट्रोपिक पार्ट हो गया हमारे लाइकन का। Algae prepare food for fungi and fungi provide shelter and absorb mineral nutrients and water for its partner. तो दोनों ही एक दूसरे को फायदा दे रहे हैं। एल्गी तो खाना बना रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, और फंजाई एल्गी को संभाल के प्रोटेक्ट करके रख रहा है और मिनरल और वाटर एब्जॉर्ब करने में उसकी हेल्प कर रहा है। So close is their association that if we see a lichen in nature, we would never imagine कि ये दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म से बना हुआ है। लाइकन्स आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स। जहाँ पर एयर पोल्यूशन होता है, ऐसी जगह पे लाइकन्स ग्रो नहीं करते। तो भाई इसी के साथ हमारे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर का हमारे पास जो लास्ट टॉपिक था, वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स और लाइकन्स के बारे में जिसमें हमें पढ़ना था, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आपको इस चैप्टर के किसी भी टॉपिक में अभी भी कन्फ्यूजन आ रहा है तो आप ये डाउट्स मेरे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करो और मुझे ये भी बताओ कि नेक्स्ट चैप्टर हमको कौन सा करना चाहिए। आप लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोला तो मैंने जल्दी से करा दिया। अब स्टार्ट करते हैं कोई नया चैप्टर और जल्दी से इसी तरह से भी उसके कॉन्सेप्ट्स को एक पॉडकास्ट के मीडियम से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए मिलते हैं अगली बार एक नए चैप्टर के साथ।